जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल D2M स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार दरोगा न्यू भर्ती, जो कि दोस्तों 1799 पदों पर ये भर्ती आई हुई है। तो दोस्तों हम इस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ज्ञान बिंदु के द्वारा जो 3rd एडिशन क्वेश्चन बैंक बुक लॉन्च किया गया था, उस बुक का हमने रिवीजन स्टार्ट किया है। आज के इस वीडियो में हम सेट नंबर 2 के प्रश्न संख्या 1 से 50 तक के प्रश्नों को देखने वाले हैं। दोस्तों बता दूं कि प्रश्न के साथ दोस्तों हम एक्सप्लेनेशन भी पढ़ते हुए चलेंगे, जो कि दोस्तों आप नीचे देख पा रहे होंगे। इसमें दोस्तों क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट्स पॉइंट दिए गए हैं, तो उस पॉइंट को हम देखते हुए चलेंगे। दोस्तों अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों बता दूं कि इस बुक के अंतर्गत 2008 से लेकर 2024 तक के जो भी दरोगा के एग्जाम हुए हैं और उस एग्जामों में जो भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं, वो सारे प्रश्न इस बुक के अंतर्गत दिए गए हैं। अगर आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो दोस्तों क्वेश्चन बैंक से आपको क्वेश्चन का लेवल पता चल जाएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल कैसा है। ये सारे चीज़ें आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ने से फ़ायदे होते हैं। और इस बुक के अंतर्गत दोस्तों आपके हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंट है, इसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर है, स्टैटिक जीके है, इसके अलावा बिहार स्पेशल है, और दोस्तों आपके पॉलिटी है, इसके अलावा कला और संस्कृति है। इतने सारे सब्जेक्ट से जो है आपके बिहार दरोगा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अगर आप सभी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे यह होता है कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं पहले नंबर प्रश्न से, जो कि दोस्तों आपको दिख पा रहा होगा, जो कि आज का जो आपका पहला प्रश्न दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बता दूं कि टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया जो है ये दोस्तों बिंदेश्वर पाठक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बिंदेश्वर पाठक को टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बता दूं कि इनका जन्म जो हुआ था ये दोस्तों बिहार के वैशाली जिले में 1943 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने भारत में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की दशा में सुधार और सामाजिक परिवर्तन हेतु 1970 में सुलभ इंटरनेशनल संस्था की स्थापना की। इसकी स्थापना की थी तो सुलभ इंटरनेशनल संस्था की स्थापना की थी, और इन्हें जो है 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 15 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में हुई थी। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 2 दिया गया है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो दोस्तों बता दूं कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बता दूं कि मिशन इंद्रधनुष अभियान को भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। मोस्ट VVI ये पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका टीकाकरण स्टार्ट किया गया था वो दोस्तों 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। मिशन इंद्रधनुष में क्या है? मिशन इंद्रधनुष में बच्चों को 7 टीके दिए जाते हैं, जिसमें दोस्तों पहला डिप्थेरिया, दूसरा काली खांसी, तीसरा आपका टेटनस, चौथा पोलियो, पांचवा खसरा और छठा टीबी है, और सातवां आपका हेपेटाइटिस बी लगाने का प्रावधान है। आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन के अलावे जो आपके एक्सप्लेनेशन एक्स्ट्रा फैक्ट दिए गए हैं वो मोस्ट VVI आपके एग्जाम के लिए। अगला आपका प्रश्न संख्या 3 दिया गया है। क्या प्रश्न आपका? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों बता दूं कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों बता दूं कि विश्व पर्यावरण दिवस UNEP की पहल है, यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की ये पहल है, जिसका निर्णय स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में लिया गया। तो आपको ध्यान में रखना है, इसका निर्णय दोस्तों स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में लिया गया था, और पहला विश्व पर्यावरण दिवस जो है 1974 में मनाया गया था। अगला आपका है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का गठन संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्वीडन यानी कि स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण हुई कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप 5 जून 1972 को हुई थी। आपको ध्यान में रखना है किसका? तो 5 जून 1972 को हुआ था यूनाइटेड नेशन जो है आपका इन्वायरमेंट प्रोग्राम का गठन। अगला आपका है UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का जो मुख्यालय है यानी कि हेडक्वार्टर है वो दोस्तों नैरोबी केन्या में है। अगला आपका है एमिशन गैप रिपोर्ट तथा वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट UNEP द्वारा जारी करता है, यानी कि दोस्तों जो आपका एमिशन गैप रिपोर्ट है और वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट जो है ये दोस्तों यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ही जारी करता है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 4 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों बता दूं कि प्रथम
पृथ्वी सम्मेलन जो है ये दोस्तों रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वर्ष 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ी तत्कालिक समस्याओं को समाधान खोजने के उद्देश्य से पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। आपको ध्यान में रखना है कब, 1992 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम प्रश्न संख्या जो है 5 को देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपका प्रश्न संख्या जो है 5 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? प्रश्न संख्या 5 दिया गया है 2026 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों बता दूं कि फीफा कप जो कि 2026 पूछा गया है, इसका आयोजन दोस्तों कहाँ किया जाएगा। तो दोस्तों यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 6 दिया गया है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो दोस्तों बता दूं कि मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो दोस्तों होता है सेरिब्रम। क्या होता है? सेरिब्रम, जिसे हिंदी में प्रमस्तिष्क कहा जाता है। दोस्तों बता दो कि मानव मस्तिष्क को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। पहला दोस्तों होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क और दोस्तों तीसरा जो होता है वो पश्च मस्तिष्क होता है। सबसे बड़ा दोस्तों अग्र मस्तिष्क ही होता है, यानी कि 2/3 भाग सिर्फ जो है अग्र मस्तिष्क ही होता है। तो दोस्तों अग्र मस्तिष्क को भी दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है। पहला दोस्तों होता है प्रमस्तिष्क, जो कि हमने अभी जस्ट पढ़ा सेरिबेलम। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। यह संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 2/3 हिस्सा होता है। मानव में किसी बात को सोचने, समझने और शक्ति, स्मरण शक्ति, घृणा, प्रेम, भय का अनुभव जैसी क्रियाओं का नियंत्रण, समन्वय जो है प्रमस्तिष्क द्वारा होता है, यानी कि सेरिबेलम के द्वारा होता है। सेरिबेलम नहीं, सेरिब्रम के द्वारा होता है, जिसे हिंदी में प्रमस्तिष्क कहा जाता है। अगला दोस्तों आपका है जो कि दूसरा पार्ट है आपका डाइएनसेफ्लॉन। दोस्तों यह अग्र मस्तिष्क का एक भाग होता है। यह अधिक या कम ताप, आभास तथा दर्द एवं रोने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अगला दोस्तों पार्ट से आपका मध्य मस्तिष्क। यह 2 भागों में बटा होता है। पहला दोस्तों है कार्पोराइकोडिजेमिना और दूसरा आपका है सेरिब्रल पेंडिकल। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों अगला जो आपका प्रश्न दिया गया है, अगला आपका प्रश्न संख्या 7 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? मंत्रिपरिषद का आकार होता है। तो दोस्तों बता दूं कि मंत्रिपरिषद का जो आकार होता है वो लोकसभा का 15% होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बता दूं कि यह प्रावधान 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में किया गया था। कब? 91वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रधान समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 8 दिया गया है डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है। तो डीआरडीओ के द्वारा जो विकसित लक्ष्य है वो दोस्तों है चालक रहित विमान। क्या हो जाएगा? चालक रहित विमान। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 ईस्वी में। कब? 1958 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों आपका प्रश्न संख्या 9 दिया गया है बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सोबो झील है। तो दोस्तों बता दो कि बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सोबो झील जो है वो दोस्तों कांवर झील है। कौन है कांवर झील? ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। क्या है आपका बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सोबो झील जो है ये दोस्तों कांवर झील है। क्या है? कांवर झील, इसी को गोकुर झील भी कहते हैं। दोस्तों बता दो कि कांवर झील को एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की गोखुर झील के रूप में जाना जाता है। यह बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। आपको ध्यान में रखना है जो कांवर झील जो है ये बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। कांवर झील बिहार की पहली और देश की 39वीं रामसर साइट है। दोस्तों बता दूं कि गोगाबिल पक्षी बिहार, ये दोस्तों कटिहार में है। अगला आपका कुकेश्वर पक्षी बिहार, ये भी दोस्तों कहाँ पे है? बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में है। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 10 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों बता दूं कि जो लैक्टोमीटर है ये दोस्तों आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आर्किमिडीज के सिद्धांत को हम पढ़ लेते हैं। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी होती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के बहुत से अनुप्रयोग हैं। यह जलयानों तथा पनडुब्बियों एवं डिजाइन बनाने के लिए काम आता है। इसके अलावा दोस्तों दुग्ध मापी जो लैक्टोमीटर है ये दोस्तों दूध की शुद्धता को मापा जाता है और दोस्तों ये जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पे ही कार्य करता है।
आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 11 दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो दोस्तों बता दूं कि कर्क रेखा जो है किस राज्य से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें हम कर्क रेखा, तो कर्क रेखा दोस्तों अगर आप देखेंगे पृथ्वी को भूमध्य रेखा दोस्तों दो बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा के अगर आप उत्तर में 23.5 डिग्री जाएंगे तो ये दोस्तों आपका कहलाता है कर्क रेखा। क्या कहलाता है? कर्क रेखा। और भूमध्य रेखा के दक्षिण में अगर आप जाएंगे 23.5 डिग्री तो ये दोस्तों कहलाता है मकर रेखा। क्या कहलाता है? मकर रेखा। और दोस्तों बता दूं कि कर्क रेखा जो है ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, यानी कि दोस्तों हम बोल सकते हैं कि भारत के दो बराबर भागों में बांटती है कर्क रेखा। अब दोस्तों बात आता है कि ये कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है, तो इसका ट्रिक बहुत अच्छा है दोस्तों। आपने एक ट्रिक पढ़ा होगा, मित्र पर गमछा झाड़, लेकिन उससे अच्छे हम ट्रिक आपको बता रहे हैं। ट्रिक का खासियत क्या है कि आपको अगर पूछ लिया जाए कि पश्चिम से पूरब की स्थिति से बताएं, यानी कि स्टेट को बताएं कि उत्तर से फिर कौन कौन से स्टेट से, इस तरीके से क्रम आपको बताना है। तो दोस्तों इसका अच्छा ट्रिक क्या है? गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। ग से दोस्तों गुजरात हो जाएगा, र से राजस्थान हो जाएगा, मध्य से मध्य प्रदेश हो जाएगा, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, त्रि से त्रिपुरा और मी से मिजोरम, यानी कि ग र म छाछ पी तृप्ति मिलेगी। ये दोस्तों मस्त ट्रिक है। अगला आपका है पॉइंट, भारत में माही नदी कर्क रेखा को दो बराबर भागों में काटी है। आपको ध्यान में रखना है, भारत में जो माही नदी है एक कर्क रेखा को दो बार काटती है। कितने बार काटती है? 2 बार काटती है। अगला आपका है बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है। आपसे पूछा गया है कि बूढ़ी गंडक जो है एक किसकी सहायक नदी है, तो और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा। क्या हो जाएगा? गंगा। दोस्तों बता दो कि बूढ़ी गंडक जो है एक गंगा की सहायक नदी है। बूढ़ी गंडक जो है सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया जिले से बहते हुए अंत में जो है आपके मुंगेर जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। कौन? बूढ़ी गंडक। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे, जो कि दोस्तों अगला आपका प्रश्न संख्या 13 दिया गया है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा नर्मदा नदी जो है ये दोस्तों छत्तीसगढ़ के अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। और यहीं से दोस्तों एक और नदी का दोस्तों उद्गम है, आप सभी को पता होगा सोन नदी। सोन नदी भी दोस्तों ये छत्तीसगढ़ के अमरकंटक, छत्तीसगढ़ नहीं सॉरी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। यहाँ छत्तीसगढ़ नहीं होगा, अमरकंटक जो है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश स्टेट में है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से दोस्तों नर्मदा नदी और सोन नदी दोनों निकलते हैं। वहीं दोस्तों बात करें हम नर्मदा नदी की, अगर हम बात करें लंबाई का, तो नर्मदा नदी का जो लंबाई है वो दोस्तों 1312 किलोमीटर है। कितना है? 1312 किलोमीटर है। और दोस्तों बता दूं कि जब जबलपुर के पास भेड़ घाट के संगमरमर शैलों को काटकर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण नर्मदा नदी करती है, और नर्मदा नदी पर ही दोस्तों सरदार सरोवर बांध भी स्थित है। आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका प्रश्न संख्या 14 दिया गया है, बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिली। तो दोस्तों बता दूं कि बंगाल के जो दीवानी अधिकार है, दीवानी अधिकार क्या होता है? तो दोस्तों दीवानी अधिकार के अंतर्गत जो है आपके बंगाल, उड़ीसा और बिहार के क्षेत्रों में जो है मुक्त बोल सकते हैं कर वसूलने का जो है इन लोग का मिला हुआ था। तो दोस्तों ये इलाहाबाद के संधि के तहत मिला था, जो कि ये संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इस संधि के तहत कंपनी को मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी प्राप्त हुई थी, यानी कि कर वसूलने का जो है इन लोग का कर वसूलने का जो है हम बोल सकते हैं कि अनुमति मिल चुका था। इलाहाबाद की द्वितीय संधि दोस्तों 16 अगस्त 1765 ईस्वी में हुआ था। अवध के नवाब सुजाउद्दौला एवं लॉर्ड क्लाइव के मध्य दोस्तों इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका प्रश्न संख्या 15 दिया गया है, चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों बता दूं कि चुनाव आयोग का अगर बात करें कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324 हो जाएगा। दोस्तों बता दूं कि चुनाव आयोग का उल्लेख जो है अनुच्छेद 324 में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें भाग, तो भाग 15 में दोस्तों है अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के तक चुनाव आयोग का उल्लेख है। और दोस्तों बात करें संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन, नियंत्रण और जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे।
अगला जो है आपका प्रश्न संख्या जो है आपका 16 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका, राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बनाती है। तो दोस्तों बता दूं कि राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बनाती है, जब राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है तब, जो कि ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखने वाले हैं। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 17 दिया गया है। क्या है 17 नंबर प्रश्न आपका, भारत की देशांतरीय विस्तार कितना है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा भारत का जो देशांतरीय विस्तार है ये दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं। भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच विस्तृत है। भारत की कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। वहीं दोस्तों बात करें भारत की आकृति लगभग जो है चतुष्कोणीय है। इसका उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम का विस्तार 2933 किलोमीटर है। भारत के तट रेखा की जो कुल लंबाई है द्वीपों सहित वो 7516.6 किलोमीटर है और भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की बात करें उत्तरी बिंदु तो इंदिरा कॉल है, दक्षिणी बिंदु दोस्तों इंदिरा पॉइंट है और वहीं दोस्तों बात करें भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु तो गुहार मोती है गुजरात में और भारत की सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 18 दिया गया है। पैराबैंगनी किरणें से रक्षा करने वाली परत है। तो दोस्तों बता दो कि पैराबैंगनी किरणें से रक्षा करने वाली जो परत है वो दोस्तों कौन सा है, तो स्ट्रेटोस्फियर, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे हिंदी में दोस्तों समताप मंडल कहा जाता है। तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही याद रखना है। आपने समताप मंडल याद रखा है और इंग्लिश अगर नहीं याद रखे हैं तो आप फंस जाइएगा। तो स्ट्रेटोस्फियर को इंग्लिश में ही हिंदी में समताप मंडल कहते हैं। तो समताप मंडल दोस्तों पैराबैंगनी किरणें से रक्षा करने वाली परत है। दोस्तों बात करें वायुमंडल की संरचना के बारे में तो चलिए इसे देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। तो दोस्तों बता दूं कि सबसे पहले जो आपका परत होता है वो दोस्तों होता है क्षोभ मंडल। क्या होता है, क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल के बारे में पढ़ लेते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत को संवहन मंडल, परिवर्तन मंडल अथवा क्षोभ मंडल कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई सतह से 13 किलोमीटर है। यह ध्रुवों के निकट 8 किलोमीटर तथा विषुवत से 18 किलोमीटर के ऊंचाई पर विस्तृत है। क्षोभ मंडल में मौसमी सभी घटनाएं तथा वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, कोहरा, बादल, तड़ित झंझा, चक्रवात आदि घटित होती है। यानी कि क्षोभ मंडल से ही दोस्तों आपके बादल, बारिश, जो तड़ित झंझा होती है, चक्रवात आते हैं और दोस्तों ये सारी जो क्रियाएं हैं ये दोस्तों क्षोभ मंडल में घटित होती है। अब दोस्तों हम अगले परत को पढ़ लेते हैं। अगला जो आपका परत हो जाएगा, यहाँ दोस्तों क्षोभ मंडल में और भी पॉइंट दिए गए हैं कि इसके प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की दर से घटता है। यानी कि अगर आप क्षोभ मंडल में अगर आप 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस की दर से जो है तापमान घटता है। दोस्तों बात करें क्षोभ मंडल सप्ताप मंडल के क्या आपका है ट्रोपोपोज द्वारा अलग होती है। किसके द्वारा अलग होती है, तो ट्रोपोपोज के द्वारा अलग होती है। आप दोस्तों देख पा रहे जो सबसे पहला जो मंडल है वो दोस्तों आपका होता है क्षोभ मंडल, इसके बाद समताप मंडल है, इसके बाद आपका मध्य मंडल है, फिर आयन मंडल है, फिर महिमंडल है। अब बात करते हैं हम समताप मंडल के बारे में। किसके बारे में, समताप मंडल के बारे में, जो कि क्षोभ मंडल का जस्ट ऊपर आपका है। तो दोस्तों बता दो कि धरातल से इसकी ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर है। इस मंडल के किसी भी प्रकार की मौसमी परिघटनाएं नहीं घटित होती है। इन्हीं दशाओं के कारण वायुयान उड़ाने के लिए समताप मंडल की निचली सीमा को आदर्श मानी जाती है। यानी कि दोस्तों इस मंडल में जो है किसी प्रकार की मौसमी घटनाएं नहीं घटित होती है, इसलिए दोस्तों जो वायुयान है, जो जहाज उड़ते हैं वो दोस्तों आपके समताप मंडल में ही उड़ते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। समताप मंडल ओजोन परत में ही स्थित है, जो 15 से 35 किलोमीटर तक विस्तृत है। इस ओजोन परत के द्वारा सौर्यिक पर्यावैंगनिक तरंगे और शोषण होती है। यानी कि इसी मंडल में, यानी कि समताप मंडल में ही दोस्तों आपके जो है ओजोन परत स्थित होता है, जो कि 15 से 35 किलोमीटर में विस्तृत है। और ये ओजोन परत जो है इस सूर्य से आने वाली पैराबैंगनिक किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें रक्षा करती है। इसके बाद दोस्तों अगला क्या है, मध्य मंडल। क्या है, मध्य मंडल। तो मध्य मंडल के बारे में पढ़ लेते हैं। मध्य मंडल का विस्तार सागर तल से 50 से 80 किलोमीटर तक ऊंचाई के मध्य है। मध्य मंडल आयन मंडल से मेसोपोज द्वारा अलग होती है। अब दोस्तों बात करते हैं आयन मंडल। तो आयन मंडल का विस्तार 80 से 400 किलोमीटर के ऊपर है। कुछ स्रोतों में इसका विस्तार जो है 640 किलोमीटर तक माना जाता है। आयन मंडल में आयनों अर्थात विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता है, इसलिए आयन मंडल में रेडियो तरंगे को पृथ्वी पर जो है परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाती है। यानी कि जो सैटेलाइट होता है जिसके द्वारा हम टीवी में कुछ देख पाते हैं वो दोस्तों इसी के कारण। अगला आपका है बहिमंडल है। यह मंडल वायुमंडल का सबसे ऊपरी स्तर है। यह आयन मंडल के ऊपर से शुरू होकर सुदूर अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है।
आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 19 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका, सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है? तो दोस्तों बता दूं कि सीता माता की जयंती वैशाख माह के शुक्ल पक्ष के नवमी के दिन मनाई जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बता दूं कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार सभी महीने के नाम चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, माघ शीर्ष होता है जिसे अगहन बोला जाता है, फिर पोष होता है, माघ होता है और फागुन होता है। चैत्र माह हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है, आप सभी को पता होगा। लास्ट दोस्तों आपका फाल्गुन होता है, यानी कि फागुन। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 20 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों बता दो कि सर्वाधिक ऊंचाई पर जो स्थित बादल होते हैं उसे दोस्तों हम जो है क्या कहते हैं, तो पक्षाप बादल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई दोस्तों कितना है, 6000 से लेकर 20,000 मीटर तक है। यह आसमान में सबसे अधिक ऊंचाई पर सफ़ेद रेशम की भांति कोमल एवं बिखरे बादल होते हैं। यह हिम कणों के बने होते हैं, इसलिए इनमें वर्षा नहीं होती। चक्रवात के आगमन के क्रम में सबसे पहले यही मेघ दिखाई पड़ते हैं, इसलिए मेघ चक्रवात के आगमन के सूचक होते हैं। फिर आपका है पक्षाभ स्तरीय बादल। यह बृहद क्षेत्र में दुधिया चादर की भांति फैली रहती है। इसके आगमन पर सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर जो है प्रभा मंडल बन जाता है। इसके बाद आपका चक्रवात आगमन के क्रम में जो है पक्षाभ मेघों में तत्काल बाद जो है बादल दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका पक्षाभ कपासी बादल है, फिर आपका उच्च स्तरीय बादल है, इसके बाद दोस्तों उच्च कंपासी बादल है, फिर निम्न बादल है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों अगला जो है आपका प्रश्न संख्या कितना दिया गया है, तो प्रश्न संख्या आपका 21 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो दोस्तों बता दो कि नीला ग्रह आप सभी को पता होगा, नेपच्यून को। किसे, नेपच्यून को दोस्तों हम नीला ग्रह कहते हैं। नेपच्यून यानी कि वरुण को नीला ग्रह कहा जाता है। वरुण ग्रह को मौजूद मीथेन गैस के द्वारा लाल प्रकाश के अवशोषण के कारण वरुण को नीला ग्रह कहा जाता है। यह सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। इसका वायुमंडल अति घना, इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया विद्यमान है। इसकी प्रमुख उपग्रह जो है वो आपका है ट्रिटोन है और नेरिड है। शुक्र को सांझ का तारा या भोर का तारा और पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह कहा जाता है। मंगल मार्स की सतह पर लाल फेरस ऑक्साइड की उपलब्धता के कारण होने के कारण दोस्तों लाल ग्रह किसे कहा जाता है, मंगल को यानी कि मार्स को। शनि आपका है सैटर्न, जो कि गैसों का गोला और गैलेक्सी समान ग्रह कहा जाता है। और ये दोस्तों इसी शनि में दोस्तों आपके सैटर्न में जो है आपके रिंग्स पाए जाते हैं। अरुण यानी कि यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह तथा हरा ग्रह कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या जो है 22 दिया गया है। किसने गति के नियमों का प्रतिपादन किया? तो दोस्तों बता दो कि गति का नियम आप सभी ने पढ़ा होगा, न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें गति के नियम का प्रतिपादन आइजैक न्यूटन यानी कि भौतिक के पिता ने किया था। आइजैक न्यूटन ने 1684 ईस्वी में अपनी पुस्तक द प्रिंसिपिया मैथमेटिक में गति के नियमों का प्रतिपादन किया था, जिसमें आपने दोस्तों पढ़ा होगा न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम और तृतीय नियम। तो चलिए पढ़ लेते हैं। कोई भी वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम के ही अवस्था में रहेगी। यदि वह एक समान गति में किसी सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाए। इसी को दोस्तों न्यूटन का पहला नियम कहा जाता है। और न्यूटन के पहले नियम को दोस्तों जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जड़त्व का नियम भी दोस्तों न्यूटन के पहले नियम को ही कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। जैसे दोस्तों अगर आप देखेंगे जो है प्रथम नियम का उदाहरण, तो पेड़ की टहनियों को हिलाने से उसमें फल टूटकर नीचे पड़ते हैं। दोस्तों जड़त्व का उदाहरण है। कंबल को हाथ से पटककर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर पड़ते हैं। तो ये दोस्तों जड़त्व के नियम के कारण। अगला क्या है, द्वितीय नियम। दोस्तों द्वितीय नियम है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल के दिशा में उत्पन्न के त्वरण के गुणनफल के बराबर होते हैं, जिसका फॉर्मूला है दोस्तों F बराबर ma। अगला दोस्तों आपका है न्यूटन का तृतीय नियम। न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। जैसे झूला की गति हो गया, बंदूक से निकला हुआ गोली हो गया, नाव से अगर हम नाव को ले जाते हैं, नाव पर से कूदते हैं तो नाव दोस्तों पीछे की ओर हटना, ये दोस्तों न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है। इसके अलावा रॉकेट को आगे बढ़ाना, कुआं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाता है तो व्यवस्थित पीछे गिर जाता है, नाव खेने के लिए बांस को पीछे खींचना, ये सारे दोस्तों न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण है। अगला आपका प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है। तो दोस्तों बता दो कि प्रकाश संश्लेषण में क्या आवश्यक है, ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, क्लोरेला, उपयुक्त सभी। तो चलिए इसका आंसर को देख लेते हैं। तो दोस्तों बता दूं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों बात करें प्रकाश संश्लेषण, तो पौधे के हरे भाग सौर ऊर्जा ग्रहण कर वायुमंडल में ली कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से अवशोषण जल
क्या है, भूमि से अवशोषण जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन तथा जल सहायक उत्पाद के रूप में निष्कासित होते हैं। पौधे में होने वाली यह क्रिया हरित लवक या पर्णहरित की उपस्थिति में संपन्न होती है, जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, जो कि दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, जल, इसके बाद सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल दोस्तों इसके पत्ती में मौजूद होता है, जो कि ग्लूकोज बनता है, जल और आपका ऑक्सीजन गैस, जो कि दोस्तों ऑक्सीजन गैस का निष्कासन होता है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 24 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका, प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? क्या बोला गया, प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपघटक। क्या हो जाएगा, अपघटक। दोस्तों बता दूं कि अपघटक पौधे तथा उपभोक्ता के मृत शरीर से अपने भोजन प्राप्त करने के साथ साथ जटिल कार्बनिक यौगिक का साधारण यौगिक में अपघटित करते हैं और इस कारण इसे प्राकृतिक का सफाई कर्मी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखने वाले हैं। अगला जो है दोस्तों आपका प्रश्न संख्या 25 दिया गया है। क्या प्रश्न आपका, पंचायती राज्य व्यवस्था किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो आप सभी को पता होगा ये दोस्तों 73वें संविधान संशोधन 1992 में पारित किया गया था, पंचायती राज्य व्यवस्था। दोस्तों 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इस अधिनियम ने संविधान में एक नया भाग 9 जो है सम्मिलित किया गया, इसी में पंचायत नाम दिया गया है। पंचायत दोस्तों ये 9 के अनुच्छेद 243 से 243 9 तक प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इस सूची में पंचायतों को 29 कार्यकारी विषय वस्तुएं हैं। निम्नलिखित समितियों का संबंध पंचायती राज्य से है। कौन कौन समितियां हैं, उस समिति को एक बार हम देख लेते हैं। वह समिति दोस्तों है बलवंत राय मेहता समिति है, इसके अलावा अशोक मेहता समिति है, जीबी राव समिति है, एम.एल. सिंघवी समिति है, थुंगल समिति है, इसके बाद गाडगिल समिति है। ये सारे दोस्तों हैं, आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 26 दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों बता दो कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटा दिया गया। ये दोस्तों मौलिक अधिकार से हटाकर इसे एक कानूनी अधिकार दिया गया है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भाग 12 के अनुच्छेद 300 के तहत एक विधिक अधिकार हो गया है, यानी कि कानूनी अधिकार हो गया है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 27 दिया गया, बर्फ क्या है? तो दोस्तों बता दो कि बर्फ जो है ये दोस्तों आपका आणविक ठोस है। क्या है? आणविक ठोस है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है तथा आयतन बढ़ता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि जब दाब बढ़ाएंगे बर्फ तक तो इसका गलनांक जो है क्या हो जाएगा, घटता है तथा आयतन इसका बढ़ता है। बर्फ के अशुद्धि मिलाने पर गलनांक कम हो जाता है। दोस्तों बात करें हम आगे, तो आगे आपका दिया गया है कि बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरता है तो उसका आयतन जो है 1/10 पानी के ऊपर रहता है। ये मोस्ट वीवीआई है, आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। बर्फ का घनत्व 0.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। जब किसी पानी में भरे पात्र में बर्फ तैर रही होती है तब बर्फ पिघल जाने पर पात्र के पानी में जो है तल जो है अपरिवर्तित रहता है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ये भी दोस्तों आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में प्रश्न। जब आपके एक बाल्टी में अगर बर्फ़ को डालते हैं और बर्फ़ जब पिघलता है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दोस्तों बात करें हम जल का घनत्व कितना होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों जो है आपका प्रश्न संख्या 28 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका, सर्वोच्चता के सिद्धांत की प्रतिपादक कौन थे? तो दोस्तों बता दो कि सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे वो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स। सर्वोच्च के सिद्धांत के तात्पर्य ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता से है। इसमें कहा गया है कि कंपनी की शक्ति भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला जो है आपका प्रश्न संख्या जो है 29 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी को पता होगा, जो कि दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, ये दोस्तों अस्थायी रूप से संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। और अस्थायी रूप से दोस्तों कौन बने थे? तो बी.आर. अम्बेडकर। इसको पढ़ लेते हैं एक बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको क्या दिया गया है कि कैबिनेट मिशन की स्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा की गठन हेतु चुनाव जो है जुलाई 1946 में हुआ था। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा की प्रथम बैठक की गई, दिल्ली में हुई। और इस बैठक की सबसे बुजुर्ग सदस्य जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया। फिर 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में वहाँ पे हमने दोस्तों बी.आर. अम्बेडकर बोला था, वहाँ पे दोस्तों आपका हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों अस्थाई सदस्य जो बने थे वो दोस्तों बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द्वितीय जो बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो दोस्तों जो है
अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे। अगला आपका संविधान निर्माण की प्रक्रिया कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, यानी कि संविधान को बनाने में कितना दिन लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन तक बहस हुआ था। मूल संविधान में कुल 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष, पहला दोस्तों है संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान की समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मोस्ट बीबीआई है। प्रारूप समिति दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं, बी आर अम्बेडकर है। संघ शक्ति समिति दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और राष्ट्रध्वज संबंधित तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 30 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है? तो महात्मा गांधी से संबंधित दोस्तों पुस्तक जो हो जाएगा वो हो जाएगा यंग इंडिया। क्या हो जाएगा? यंग इंडिया। इसके अलावा दोस्तों हरिजन है, फिर नवजीवन है, हिंद स्वराज है। हिंद स्वराज दोस्तों पूछे गए हैं, आपको ध्यान में रखना है। अगला आपका है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये भी पूछे गए हैं, आत्मकथा है। फिर आपका एथिकल रिलीजन, पाथवे टू गॉड। महात्मा गांधी की संबंधित संस्थाएं जो है वो नटाल इंडियन कांग्रेस है। इसके अलावा फिनिक्स आश्रम है, टॉल्स्टाय फार्म है और हरिजन सेवक संघ है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 31 दिया गया, लघु पथन के समय परिपथ में। तो दोस्तों बता दो कि जब लघु पथन होता है यानी कि शॉर्ट सर्किट होता है उस समय दोस्तों धारा का मान बढ़ जाता है। धारा का मान बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 32 दिया गया, महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसने बनवाया था? तो दोस्तों बता दो कि महाबलीपुरम का जो सप्त रथ मंदिर है ये दोस्तों पल्लवों ने बनवाया था। किसने बनवाया था? पल्लवों ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बता दो कि रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। पल्लव वंश के संस्थापक श्री विष्णु था। इसकी राजधानी कांची यानी कि कांचीपुरम था। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 33 दिया गया, किस ऐप को आरपीएफ द्वारा प्रतिबंधित किया गया? तो उस ऐप का नाम दोस्तों रियल मैंगो था। क्या था? रियल मैंगो। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 34 दिया गया है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है वो दोस्तों 73% है। कितना है? 73%। 2011 के जनगणना के अनुसार दोस्तों भारत के कुल पुरुष साक्षरता 82.14% है। भारत की महिला साक्षरता 65.46% है। भारत का लिंगानुपात 943 है। भारत में दोस्तों शिशु लिंगानुपात जो कि पूछे गए प्रश्न है बिहार पुलिस कांस्टेबल में 1919 है। भारत के जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बिहार की साक्षरता दर 61.8% है। बिहार का पुरुष साक्षरता 71.2% है। बिहार की महिला साक्षरता 51.5% है। बिहार का लिंगानुपात 918 है। बिहार के शिशु लिंगानुपात 935 है। और बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 35 दिया गया, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र तासी गंगा किस राज्य में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों बता दो कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र तासी गंगा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम का विकल्प प्रदान किया गया। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव जो है कुमार। दोस्तों ये करंट अफेयर्स जो है आपका ओल्ड है तो करंट अफेयर्स को आपको स्किप कर देना है। अगला आपका है रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? तो दोस्तों बता दूं कि रानी दुर्गावती जो थी ये दोस्तों गोंडवान, कहाँ के? गोंडवान की दोस्तों शासिका थी। दोस्तों बता दूं कि रानी दुर्गावती गोंडवाना की शासिका थी। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 ईस्वी में बांदा के प्रसिद्ध राजपूत चंदेल सम्राट किरत राय परिवार में हुआ था। रानी दुर्गावती को बचपन से ही तीरंदाजी तलवारबाजी में बहुत शौक था। रानी दुर्गावती का विवाह 1542 ईस्वी में जो है गंडक टंगा गोंडवाना के शासक दलपत शाह से हुआ। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखने वाले हैं। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 37 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से जनित है? बैक्टीरिया जनित रोग दोस्तों आपको बताना है। तो बैक्टीरिया जनित रोग दोस्तों आपका हो जाएगा टाइफाइड। दोस्तों बैक्टीरिया जनित रोग दोस्तों कौन कौन से हैं? तो कोड है, डिप्थेरिया है, टिटनस है, प्लेग है, हैजा है, निमोनिया है, इसके अलावा गोनेरिया है और ये 6 रोग है। इसके बाद विषाणु जनित रोग दोस्तों कौन सा है? तो हेपेटाइटिस है, खसरा है, हर्पिस है, इन्फ्लूजा है, पोलियो है, चेचक, रेबीज, डेंगू, ज्वर, एड्स से सारे दोस्तों विषाणु यानी कि वायरस से होने वाले रोग हैं। कवक जनित रोग दोस्तों है एथलीट फुट है, इसके अलावा दाद है, मधुरा फुट है, खाज आदि, ये दोस्तों कवक से होने वाले रोग हैं। इसके बाद दोस्तों आपका है कोविड-19 एक श्वसन आधारित रोग है जो कोरोना वायरस विषाणु के द्वारा होता है। ये भी वायरस जनित रोग था।
अगला दोस्तों है आपका, एक तरफ विटामिन दिए गए हैं, एक तरफ रोग है। विटामिन ए के कमी से रतौंधी यानी कि जीरोफ्थैलेमिया होता है। विटामिन B1 के कमी के कारण बेरी, विटामिन B3 के कारण पेलाग्रा और विटामिन 11 के कारण पेचिस होता है। विटामिन D के कारण रेटेक्स होता है। विटामिन K के कमी के कारण हेमोफीलिया होता है यानी कि रक्त का थक्का न बनना। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है 38 दिया गया। पाटलिपुत्र के संस्थापक तो कौन थे? तो आप सभी को पता होगा पाटलिपुत्र के जो संस्थापक थे वो उदयन थे। कौन थे? उदयन। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। दोस्तों बात करें हम उदयन तो ये हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश के संस्थापक जो हैं बिंबिसार थे। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु और अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने 460 ईस्वी में पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा और उदयन ने पाटलिपुत्र के मगध में राजधानी बनाया। राजधानी दोस्तों राजगृह थी। उसने पटना में गंगा एवं सोन के संगम पर एक किला भी बनवाया। आगे बढ़ेंगे। अगला का प्रश्न संख्या जो है 39 दिया गया। ग्लूकोज का सूत्र है तो ग्लूकोज का सूत्र दोस्तों क्या हो जाएगा? तो चलिए हम इसका आंसर को देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो ग्लूकोज का जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा C6H12O6 जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों जो है आपका प्रश्न संख्या जो है 40 दिया गया है। क्या प्रश्न आपका? कोठारी आयोग का संबंध किससे है? तो दोस्तों बता दो कि कोठारी आयोग का जो संबंध है वो दोस्तों शिक्षा से है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सन 1964 में भारत सरकार ने डॉक्टर दौलत राम कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार, नई दिशा देने के उद्देश्य से कोठारी आयोग का गठन किया गया। डॉक्टर कोठारी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों जो है आपका प्रश्न संख्या जो है आपका 41 दिया गया। डोडा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो दोस्तों बता दो कि डोडा बेटा जो है ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। दोस्तों बता दो कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के पर्वत नीलगिरी पर्वत ग्रंथि में मिलते हैं जिसका सर्वोच्च शिखर डोडा बेटा जो कि 2637 मीटर पर स्थित है। डोडो बेटा दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ी है। अन्नामलाई की सर्वाधिक ऊंची चोटी यानी कि अन्नामुडी है। यह पश्चिमी घाट सहित संपूर्ण दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 42 दिया गया है। 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं को शामिल किया गया? आप सभी को पता होगा 22 भाषाएं। कितने? 22 भाषाएं। यह भाषाएं हैं असमिया है, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू है। दोस्तों बता दो कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। कितनी थी भाषाएं? 14 भाषाएं थी। सिंधी भाषा को 21वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ा गया था। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। बोडो, डोंगरू, मैथिली और संथाली जिसको दोस्तों याद करने का ट्रिक है BDMS, इससे दोस्तों 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से जोड़ा गया था। उड़िया का नाम बदलकर दोस्तों 2011 में उड़िया कर दिया गया। क्या है? उड़िया का नाम बदलकर दोस्तों ओडिया कर दिया गया है 2011 में। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 43 दिया गया। चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था? तो आप सभी को पता होगा विक्रम नाम था। क्या नाम था? विक्रम। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि दोस्तों अगला जो है आपका प्रश्न संख्या 44 दिया गया है। किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है? तो आप सभी को पता होगा आंध्र प्रदेश का। किसका? आंध्र प्रदेश का। दोस्तों बता दो कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में विशाखापट्टनम को प्रस्तावित किया है। तेलंगाना की राजधानी दोस्तों हैदराबाद है। कहाँ है? हैदराबाद। वर्तमान में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। आपको दोस्तों बताना है कि तेलंगाना राज्य जो है किस वर्ष जो है अलग जो है राज्य बना था। तेलंगाना का गठन कब हुआ था ये बताना है। अगला आपका है एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? तो एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को दोस्तों टोन कहते हैं। क्या कहते हैं? टोन। दोस्तों बता दो कि एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को टोन कहते हैं। ध्वनि की गुणवत्ता वह अभिलक्षण है जो हमें समान त्वरता, प्रबलता की दो ध्वनियों में अंतर करने की सहायता करता है। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को स्वर कहते हैं और यह सुनने में सुखद होती है। शोर कर्ण प्रिय नहीं होती जबकि संगीत सुनने में सुखद होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर करती है। आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या जो है 46 दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा मानव हार्मोन नहीं है? इसमें आपको बताना है मानव हार्मोन कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साइटोकाइनिन। क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन। दोस्तों बता दो कि साइटोकाइनिन जो है ये दोस्तों एक पादप हार्मोन है। क्या है? पादप हार्मोन है जिसकी खोज मिलर ने मछली के शुक्राणु में किया था। इसका नाम क्या नाम है? तो काइनेटिन रखा है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों आपका जो है
प्रश्न दिया गया है, प्रश्न संख्या आपका 47 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित स्थलों में से किसमें बृहत स्नानागार पाया गया है? तो आप सभी को पता होगा बृहत स्नानागार मोहनजोदाड़ो में पाया गया है और मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और दोस्तों ये जो मोहनजोदाड़ो है ये दोस्तों सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कहाँ से? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों बात करें लोथल, लोथल दोस्तों उस समय का एक डॉकयार्ड था यानी कि बंदरगाह था। ये दोस्तों आपके गुजरात राज्य में है। कौन से राज्य में है? गुजरात राज्य में है। वहीं दोस्तों बात करें कालीबंगा, काले रंग की चूड़िया बोला जाता है, जो कि दोस्तों ये राजस्थान राज्य में। कहाँ है? राजस्थान राज्य में। इसके अलावा दोस्तों मोहनजोदाड़ो से क्या मिले हैं? तो दोस्तों आपके सूती के वस्त्र। क्या है? सूती के वस्त्र दोस्तों मोहनजोदाड़ो से ही मिले थे। इसके अलावा दोस्तों क्या मिले थे? तो खानागार, जो सबसे बड़ा अन्नागार था वो दोस्तों कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो से मिला है। इसके अलावा दोस्तों नर्तकी की कांस्य मूर्तियाँ, ये भी दोस्तों कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो से मिला है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम प्रश्न संख्या जो है 48 को देखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 48 दिया गया है। क्या प्रश्न आपका? कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों। कौन थे? पाना चाओ। पाना चाओ जो था ये दोस्तों कनिष्क को हराने वाला पहला जनरल था। कनिष्क का चीन के शासक पान साओ के युद्ध हुआ था, जिसमें पहले कनिष्क को पराजय हुई तथा बाद में विजय। कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। उसने 78 ईस्वी में अपना राज्यारोहण किया। इसके उपलक्ष्य में शंख संवत चलाया। इसे वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रयोग मार्च 1957 से में लाया गया। कनिष्क की प्रथम राजधानी पेशावर एवं दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने कश्मीर जीतकर वहाँ कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 49 दिया गया है। बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? तो बजरंग पुनिया का संबंध दोस्तों कुश्ती से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? कुश्ती से। वहीं दोस्तों बात करें पीवी सिंधु दोस्तों, इसका संबंध दोस्तों किससे है? तो इसका संबंध बैडमिंटन से है। दीपिका कुमारी का है तीरंदाजी से। हिमा दास का है धावक, किससे है? धावक से है। इसके बाद दोस्तों है साइना नेहवाल, दोस्तों बैडमिंटन से हो जाएगा। दीपा कर्माकर जो हो जाएगा जिम्नास्टिक से। रवि कुमार दहिया ये कुश्ती से। भवानी पटेल पैरा टेबल टेनिस से। फिर है मनु भाकर हो जाएगा निशानेबाजी से। मीराबाई चानू भारोत्तोलक से। अगला दोस्तों इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन आपका है, राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है? तो दोस्तों 14 दिनों तक। कितने दिनों तक? 14 दिनों तक रोक सकती है। राज्यसभा में 14 दिनों तक धन विधेयक को रोका जा सकता है। अगर 14 दिनों के बाद राज्यसभा नहीं पारित करती है तो ये दोस्तों ऑटोमेटिक जो है ये लोकसभा में पेश हो जाता है। दोस्तों बात करें धन विधेयक, तो धन विधेयक प्रथम बार जो है केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। किसमें? लोकसभा में जो है प्रथम बार पेश किया जाता है। और राज्यसभा धन विधेयक को न तो अस्वीकृत कर सकती है और ना ही संशोधित कर सकती है। वह सिर्फ सिफारिश कर सकती है, जिसको मानने या ना मानने के लिए लोकसभा स्वतंत्र है। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। 14 दिन के अवधि बीत जाने पर यह स्वतः मान लिया जाता है कि धन विधेयक को जिस रूप से लोकसभा में पास किया गया उसी रूप में राज्यसभा ने भी पास कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। दोस्तों हमने 50 क्वेश्चन ही कंप्लीट करवाया है क्योंकि दोस्तों आपका वीडियो लंबा ना हो जाए। अगले वीडियो में दोस्तों हम प्रश्न संख्या 51 से जो है स्टार्ट करेंगे। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये सेट आपको इसी तरीके से कंटिन्यू इसी चैनल पर मिलेंगे। तो दोस्तों आपको मानकर चलना है कि ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बिहार दरोगा के लिए ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके बिहार के अंतर्गत एग्ज़ाम हो रहे हैं उन सारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।